तो फ्रेंड्स जो आज हम करने वाले हैं एक्चुअली फरवरी का पॉलिटी का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, फरवरी 2020 का। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिटी के जितने भी करंट अफेयर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई करते हुए सो ऑन आप हम अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज फरवरी का पॉलिटी का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पॉलिटी के क्या क्या चीज़ें थी, राइट। देखो, अगर आप पॉलिटी की सारी चीज़ें देखोगे तो जो फरवरी में करंट अफेयर था पॉलिटी का, बेसिकली ये आपके 9 टॉपिक्स थे दोस्तों। कौन कौन से थे? एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपको देखना है। प्रिजन रिफॉर्म्स देखना है। जॉब रिजर्वेशंस, न्यू रूल्स फॉर ट्रिब्यूनल्स के लिए क्या है, ठीक है, अधिकरणों के लिए क्या नए रूल आए, ग्राम न्यायालय क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। इनर लाइन परमिट, जब सीए आया था तो इनर लाइन परमिट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, राइट। तो हम देखेंगे इनर लाइन परमिट क्या है बेसिकली, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। जस्ट सेकंड ना, एसी का आवाज बहुत ज्यादा कर रहा है। तो हम देखेंगे दोस्तों ग्राम इनर लाइन परमिट के बारे में। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट की अगर हम बात करें तो इनर लाइन परमिट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इनर लाइन परमिट होता है क्या है। ठीक है, जो इंडिया के लोग इनर लाइन परमिट के अंदर जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं, प्लस जो बाहर के पर्यटक आते हैं, बाहर विदेश से कोई भी आता है तो उसके लिए इनर लाइन परमिट क्या होती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे 22 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली विधि आयोग। विधि आयोग का काम क्या होता है ये देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग को विधि आयोग के बारे में पता ही नहीं होगा, तो बेसिकली हम विधि आयोग के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, परिसीमन आयोग, जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तब आपने सुना होगा परिसीमन परिसीमन, बट परिसीमन क्या होता है बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है। ठीक है, तो परिसीमन का पर्पस समझेंगे, परिसीमन होता क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट आया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों आपका राजनीतिक सुधार या राजनीतिक अपराध, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बेसिकली हम देखेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ, ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे बट एक एक करके करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आते हैं पॉलिटी पे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटी में जो पहला आपका जो टॉपिक है वो है राजनीति का अपराधीकरण। तो इसमें एक डाटा दिखा रहा हूँ जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये डाटा? ठीक है, देखो मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि ये देखो आपको लास्ट में मैं दे दूंगा पीडीएफ, आपको सारे अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको लास्ट में हाईलाइटेड पीडीएफ मिल जाए। तो आपको जब फास्ट रिवीजन करना होगा ना, जब हमारा करंट अफेयर खत्म होगा, जब आपको फास्ट रिवीजन करना होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो इसमें एक डाटा शो किया, ये ग्राफ देख रहे हो आप। ठीक है, इस ग्राफ में जब आप देखोगे तो 2004 में लगभग 22-23% के आसपास क्या था, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस था। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, जैसे 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ऐसे 2000 जब 4 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें लगभग 22% लोग थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस था। क्रिमिनल केस इन द सेंस छोटे मोटे केस नहीं, मर्डर का केस। ठीक है, लोकसभा में 545 सीटों में, या फिर आप 550 सीधा कर लो। ठीक है, 552 ऐसे टोटल है बट 550 कर लो आप। ठीक है, उस 550 सीटों में दोस्तों 22% लोग ऐसे, मतलब 100 में 22 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर हत्या का आरोप था, जितने सांसद बने थे, विधायक बने थे। ठीक है, जब 2009 में इलेक्शन होता है तो कितने हो जाते हैं ये, 30%। 2014 में होता है तो कितने हैं, 32%। और 2019 का जब इलेक्शन हुआ दोस्तों, ये कितने के आसपास है, 42%। मतलब 42% हम क्या कर रहे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, एक तरह से अगर हम अलग भाषा में बोले तो जिनके ऊपर मतलब गुंडागर्दी का केस है या मर्डर का केस है, वो लोकसभा हमारे बैठे हैं। और ये कैसे कानून बनाएंगे दोस्तों, ये कानून बनाएंगे कि अपराध ना हो, अपराध करके या अपराध का उनके ऊपर केस चल, अपराध कह करके तो नहीं कह सकते क्योंकि जब तक केस प्रूफ नहीं होता तब तक हम बेसिकली नहीं कह सकते। ठीक है, बट इनके ऊपर मतलब हजारियस केसेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा जानलेवा हमले के, कत्ल के, ऐसे ऐसे इल्जाम हैं जो लगभग 42% के आसपास लोग हैं इसमें। ठीक है, किसी ना किसी के ऊपर मर्डर केस चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। तो बेसिकली इसमें अगर बात करें तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, उसमें धारा 8 कहता है कि जिन नेताओं के खिलाफ दोष सिद्ध है, मतलब देखो बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं क्राइम कर दिया आपने। ठीक है, तो हमारा लॉ ये कहता है दोस्तों, जब तक क्राइम प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक आपको वर्डिक्ट नहीं आता, मतलब हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट होते हैं या सुप्रीम कोर्ट का, तब तक आप क्रिमिनल नहीं माने जाएंगे। जब तक आपको कोई प्रूफ नहीं हो जाता कि आपने ये हत्या की ही है, आपके ऊपर मुकदमा कोई कर सकता है, आप ही सीधे साधे हो, आपके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, लेकिन वो तब तक नहीं माना जाएगा कि आप हत्यारे हैं जब तक कि प्रूफ नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसका ये लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा लेते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा कि जो चुनाव लड़ते हैं बाहुबली टाइप में होते हैं, उसका रीजन क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो ये कहा जाता है कि दोस्तों 2009 से लेकर 2019 के बीच में ना, 2009 से देख रहे हो, 2009 से लेकर 2019 के बीच में 109% की वृद्धि हुई, मतलब जस्ट आधे से डबल हो गई। मैंने दिखाया ना, 42% थे, आप 22% थे, 22 से लगभग 30% के आसपास हो गए, फिर उसके बाद 42% के आसपास चले गए थे। तो बेसिकली क्या था कि वो तो गंभीर रूप से इनके ऊपर आरोप है हुआ है। तो ये कहा जाता है कि अगर पहले 100 में से 20 लोग, 2009 में अगर 100 में से 20 लोग के ऊपर क्रिमिनल केस था, तो आज 100 में से 40 लोग के ऊपर क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस में से हत्या का आरोप, गंभीर आरोप की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पढ़ना है थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सके, ठीक है। तो मेनली ये दोस्तों आपके एग्जाम मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली दोस्तों ये कहा कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है तो आप उसको अखबार में इश्तिहार निकालेंगे, मतलब अखबार में जो एक नेशनल एक लोकल, जैसे सपोज करो कोई लखनऊ कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन लड़ रहा है, तो लखनऊ का एक जो लोकल अखबार होगा उसमें आपको देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर ये क्रिमिनल केसेस लगे हैं, ठीक है, और मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, प्लस एक नेशनल लेवल, नेशनल मतलब दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी ले लो। लेकिन होता क्या है, इतना छोटा सा लोग अखबार निकालते हैं ऐसे पेज पे जहाँ पे लोग पढ़ते नहीं है, जो हकीम दवाओं की ये सब सारी चीजें आती है ना, वहां पे नीचे से निकाल देंगे ऐसे इश्तेहार, ठीक है, कि हमने क्या किया, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, तो लोग देख नहीं पाते। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको फेसबुक पे भी डालना पड़ेगा, आपका अगर ट्विटर अकाउंट है तो ट्विटर पे भी डालना पड़ेगा, तब जाके आपको हम, आप उसके लिए आप फिर अपना सारा विवरण देंगे, देन आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हैं। ठीक है। अब देखो ऐसा होता क्यों, बेसिकली होता है कि अगर आप बाहुबली हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, तो आपके पास पैसा होगा, सोर्सेज होंगे, लोगों को हैंडल करना आसान हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इनको चांसेस दे दिए जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी को देखते हुए नोटा का भी नॉन ऑफ द एबव वाला प्रोविजन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बट ठीक है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछा जा सकता है, ये जो समितियां हैं, संथानम समिति किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए, भ्रष्टाचार अपराध से रिलेटेड है संथानम समिति। बोहरा समिति किससे रिलेटेड है? बोहरा समिति दोस्तों रिलेटेड है आपका, ये भी क्या है, राजनीति में अपराधीकरण से। तो ये आपसे यूपीएससी पूछा जा सकता है कि संथानम समिति किससे रिलेटेड है, या रिपोर्ट कब दी थी उन्होंने, 1963 में, 1963 में। बोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1993 में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि भ्रष्टाचार या अपराधीकरण से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा, दोनों आपको ये समितियां याद रखनी है, मैंने हाईलाइट कर रखा है इसलिए थोड़ा सा आपके लिए रिलेवेंट हो जाए, ठीक है। प्रिजन रिफॉर्म। अब प्रिजन रिफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो जी, अगर बात करें तो पहले तो जो पुलिस, आपको पता है पुलिस किसके अंदर का आता था? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो हमारी सातवीं मतलब सॉरी शेड्यूल पढ़ेंगे, जब अनुसूचियां पढ़ेंगे, तो उसमें सातवीं अनुसूची है जिसमें ये डिफाइन किया गया कि कौन कौन से विषय पे राज्य कानून बनाएगा, कौन कौन से विषय पे केंद्र कानून बनाएगा, कौन कौन से विषय पे दोनों कानून बना सकते हैं। ये तीन तरह के हैं बेसिकली, ठीक है। इन तीनों में पुलिस जो आता है वो किसके अंदर आता है? राज्य के अंदर, मतलब पुलिस रिफॉर्म से जितनी रिलेटेड चीजें होती है वो कौन बनाता है? उस पर कानून बेसिकली आपका राज्य बनाता है, ठीक है। तो जेल भी उसी के अंतर्गत आता है। अब जेल की जो हालत है बेसिकली उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसी हालत तो नहीं होनी चाहिए। इवन आप मतलब किसी डेवलप कंट्री के अंतर्गत जाएंगे, अगर आप जेल में हो तो आपकी हालत बहुत बढ़िया रहेगी इन कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे अगर कैपेसिटी होती है 200 की, तो उसमें 500 1000 तक के मतलब अपराधी उसमें डाल दिए जाते हैं। तो बेसिकली इसको लेके बेसिकली थोड़ा सा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली इसको प्लीज देखिए, ठीक है, और इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो प्लीज इसको रिफॉर्म करिए, ठीक है। और रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बायोमेट्रिक पहचान करो, प्लस सीसीटीवी लगाओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, अगर कोई घर पे बात करना चाहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेल जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या करो, घर पे बैठे बात कर लो, राइट। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, तो बेसिकली ये कहा गया था इसमें। तो ये बेसिकली पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखो थोड़ा प्रीलिम्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट फिर भी मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें आपको बताते चल रहा हूँ। और उसके बाद जॉब रिजर्वेशन प्रमोशंस कोटाज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जॉब में रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में जब आरक्षण दिया गया था 10 साल के लिए दिया गया, फिर जैसे 10-10 साल हम बढ़ाते चलेंगे, कहीं भी आरक्षण की बात करेंगे 10-10 साल, जैसे ही हमारा एक सोसाइटी डेवलप हो जाएगा, इक्वल लेवल पे आ जाएगा, तो हम आरक्षण बंद कर देंगे, लेकिन ये हो नहीं सका, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) और 16(a) बेसिकली इसमें क्या है कि ये कहा जाता है कि आरक्षण जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप इसका मतलब इसमें जो 16(4) है और 16(4)(a) है, उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि क्या है वो फंडामेंटल चाहिए। अच्छा, 16(4) में क्या है? 16(4) की अगर बात करें तो आर्टिकल 16(4) क्लॉज, अगर कायदे से पढ़े तो इसको अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 बोलते हैं। इसमें क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए, ओबीसीज के लिए बेसिकली आरक्षण की बात कही गई है,
ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए ही आरक्षण की बात कही गई है। 16(4)A जो है दोस्तों, ये SC और ST कर्मचारियों के पदोन्नति के बारे में चर्चा करता है। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चर्चा में भी रहा था क्योंकि EWS को लेकर काफी चर्चा में था, इन दो मतलब आपको 16 में और 15 में भी, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में भी इसमें क्या हुआ था, आपका संशोधन हुआ था, ठीक है, जब EWS का मुद्दा आया था तब। ये थोड़ा सा याद रखना है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 का है, बेसिकली आरक्षण के बाद, मतलब ये भी बेसिकली आरक्षण से मुद्दा ही था कि कितने % आरक्षण दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इससे रिलेटेड था। तो इंदिरा साहनी का केस था। तो यार ये कब का, ये 1992 का है। फिर NM थॉमस वाद है 1976 का, आपको ये भी याद रखना है कि कब हुआ था। बेसिकली देखो, ये जो पॉइंट है ना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये चीजें आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जहां आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो हम आपसे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, न्यू रूल्स फॉर ट्रिब्यूनल्स, एक्चुअली क्या हुआ कि वित्त मंत्रालय दोस्तों कुछ नए मापदंड किए हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए, ठीक है, जो प्राधिकरण होते हैं उसके लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय। यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों जाते हैं उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ग्राम न्यायालय सबसे एक तो इम्पोर्टेंट भी है, प्लस अब क्या कर दिया गया है, पहले आपको पता है कि आप अपने यहाँ लोअर कोर्ट में जाते थे जहाँ पे दीवानी फौजदारी के केस हुआ करते थे, राइट। उसके बाद आप क्या करते थे, जब दीवानी फौजदारी का केस आपका नहीं हुआ होता था, अगर आपको मान लो सेटिस्फाई नहीं हो रिजल्ट से, तो आप क्या करते थे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जाते थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं होता, आप कहाँ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं दोस्तों, जो ग्राम न्यायालय होता है ना, ग्राम प्रधान जिसको बोलते हैं, पंचायत, खाप पंचायत है, पंचायत जो भी आप लोग अपने अपने जगह बोला जाता है, वो बहुत सारे केसेस सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे जो ग्राम न्यायालय होता है, ग्राम प्रधान होता है, बेसिकली वो क्या खाप पंचायत होती है, वो कैसे कैसे मुद्दों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो उसको चलो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली 7वीं अनुसूची में मैंने अनुसूचियां बताई थी ना आपको। अनुसूची में 3 टॉपिक्स हैं क्या, कुछ पे राज्य कानून बना सकता है, कुछ पे केंद्र कानून बनाता है, और कुछ पे दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, हाँ। बेसिकली इसमें ये कहा गया क्या, तो फौजदारी दीवानी, सबसे पहले तो ये रखो, फौजदारी मतलब मारपीट का मामला है, ठीक है। दीवानी मतलब संपत्ति का मामला हो, जमीन का मामला हो, थोड़ा सा चोरी कर लिया हो, किसी को गाली गलौज कर लिया हो, तो वो फौजदारी में आ जाएगा। बेसिकली दीवानी का मतलब है लड़ाई झगड़े नहीं है, फौजदारी का मतलब है लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है। बस इतना समझो, सिंपल तरीके से एकदम समझा रहा हूँ आपको। फौजदारी का मतलब है लड़ाई झगड़ा, दीवानी का मतलब है कि एकदम लड़ाई झगड़े से छोड़ के जितने मामले आ जाएंगे ना, पैसे चोरी कर लिए, पॉकेट मार लिया मेरा, राइट, रास्ते में जाके छेड़ दिया उसने मेरे को, ऐसी ऐसी चीजें जो आती है आपकी दीवानी में आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहा गया, तो इसमें ये कहा गया कि देखो, ग्राम न्यायालय बहुत सारे केसेस सॉल्व करेंगे जिसमें 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास से भिन्न हो, ठीक है, पहला। तो जैसे चोरी से संबंधित मामला है, ठीक है, किसी की संपत्ति के आपने पैसे चुरा लिया, 5,000 रुपये चुरा लिए, 20,000 से ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम में चुरा लिए। तो वो जो ग्राम न्यायालय है, पंचायत बैठा के अपना पंचायत से डिस्कस करके क्या करेगा, आपकी जो संपत्ति है दोस्तों, ठीक है, या जो चुराए हो उस पर आपको लेके वो लोग आपस में डिस्कस करके, ठीक है, उसका भुगतान करवा देंगे, भैया तूने चोरी की तो जो पैसा देना पड़ेगा, और ना कोर्ट में जाएगा मामला, तेरे को भी सजा हो जाएगी, ठीक है। और जैसे बधुआ मजदूरी से रिलेटेड कोई काम, मतलब कुछ चीजें चल रही है, न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, ऐसे, या चारागाह है, या खेतों को पानी सिंचाई करनी है तो क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, कि भैया मेरा ये मेड़ बोलते हैं ना, मेड़, या गांव की भाषा में डाढ़ बोल देते हैं, राइट। तो जो मेड़ है, ठीक है, यहाँ तक तेरा है, यहाँ तक मेरा, उस पर लड़ाई हो जाती है गाँव में, राइट। कुएं पे, मेरे कुएं पे पानी नहीं लेना आएगा तो वो मेरे कुएं पे पानी नहीं लेने जाएगा, तुम नहीं आओगे। ऐसी जैसी कहानी आपने बहुत सुनी होगी, जो लोग गाँव से आए होंगे या गाँव में रहे होंगे, कभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे मामलों की सुनवाई आप कोर्ट में जाके तो करोगे नहीं, आप थाने पे जाके करोगे नहीं, थाने पे जाओगे तो पुलिस वाले पैसे मांगेगा। सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है कि ग्राम न्यायालय, पंचायत बुला के भैया डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें थी जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। जो बहुत सारे मुद्दे, बहुत जो कोर्ट कचहरी थाने तक चले जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनर लाइन परमिट की। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है, बेसिकली ये समझो। इनर लाइन परमिट का बेसिकली से मतलब ये होता है, मान लेते हैं दिल्ली है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ दिल्ली के ऊपर इनर लाइन परमिट लागू हो गया, दिल्ली में इनर लाइन परमिट लागू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर किसी भी राज्य से कोई भी आएगा, पहले परमिशन लेना पड़ेगा तब आओगे आप। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इनर लाइन परमिट मतलब मैंने अपने बॉर्डर खींच दी। वो सीता और राम की कहानी नहीं सुनी आपने, रावण वाली, लक्ष्मण रेखा वाली। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी,
ठीक है, कि भाभी इससे बाहर आप ना लेके, सीता मैया आप इससे बाहर नहीं जाइएगा, राइट। तो उस एक लक्ष्मण रेखा लाइन खींच दी, वहां पे बिना परमिशन के अंदर कोई नहीं आ सकता था, बेसिकली ये लॉजिक था वहां पे, राइट। तो यहाँ पे भी आपका लॉजिक यही है, एक रेखाएं बना दी जाती है कि ये रेखा है, ठीक है, सर्कल बना दिया, इस सर्कल से बाहर से जो भी आएगा, ठीक है, बिना परमिशन के नहीं आ सकता, हम अंदर से परमिशन देंगे कि आपको आना है अंदर तभी आएंगे, बेसिकली ये मतलब है। अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो, ये है नॉर्थ ईस्ट का राज्य, सेवन सिस्टर बोलते हैं, एक एक आपको याद होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ठीक है, उधर से आपका सिक्किम में आता है, बट ये 7 स्टेट के बारे में समझना। तो इनर लाइन परमिट सबसे पहले कहाँ कहाँ लागू था? अरुणाचल प्रदेश में लगभग कंप्लीटली लागू है। उसके बाद देखोगे तो नागालैंड में भी कंप्लीट लागू है, आपका मणिपुर में भी कंप्लीट लागू है, मिजोरम में भी कंप्लीट, लगभग कंप्लीट लागू है, ठीक है। त्रिपुरा में भी मतलब कुछ क्षेत्रों को छोड़ के कुछ में लागू है, मेघालय में बस शिलोंग को छोड़ के लगभग पूरे मेघालय में लागू इनर लाइन परमिट। और आसाम की बात करें तो आसाम में दोस्तों एक तो बोडोलैंड वाला और कार्बी एंगलोंग और धीमा जो वाला एरिया है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, इनर लाइन परमिट लागू है। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब इनर लाइन परमिट चर्चा में कब था? इनर लाइन परमिट दोस्तों चर्चा में सबसे ज्यादा उस समय था, ठीक है, जब क्या था, सीए बनाया गया, ठीक है, जब सीए को लाया गया तब ये सबसे ज्यादा चर्चा में था, ठीक है। सीए जब 2019 में आपका पारित हुआ तो ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग कहाँ कहाँ के रहेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और भी किनको, गैर मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ठीक है, इनको क्या करेंगे हम, अगर आप 2014 से रह रहे हो भारत में तो आपको नागरिकता दे देंगे। लेकिन कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता, देखो ये एरिया है जहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर आप इस इलाके में रह रहे थे तो आपके लिए दोस्तों ये सब लागू यहाँ पे नहीं होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट इसीलिए बवाल कर रहा था कि हमें भी इनर लाइन परमिट में डालो, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है, बिना परमिशन के अगर आप आते हो तो, क्योंकि आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो होता क्या है, इनर लाइन परमिट किसके लिए होता है? इनर लाइन परमिट दोस्तों होता जो है, ठीक है, वो अपने भारत के लोगों के लिए होता है, मतलब भारत के नागरिक हैं उनके लिए होता है। जो बाहर से आते हैं उनके लिए होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिशन या परमिट बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट बोलते हैं, संरक्षित क्षेत्र परमिट या पीएपी पाप बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। तो अगर पूरी तरह से कहें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में लागू है, राइट, आईएलपी, या फिर आप इसको पीएपी पीएपी भी बोल सकते हो। तो आईएलपी बेसिकली देखो, अब इसके फायदे भी हैं नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि बांग्लादेश से कोई भाग के मणिपुर में जाके बस नहीं सकता, या म्यांमार से कोई उधर से आके नहीं आ सकता, वो या चाइना से ऊपर से कोई नहीं आ सकता, या बांग्लादेश से कोई नहीं जा सकता, नेपाल से कोई नहीं जा सकता, राइट। लेकिन नुकसान है, नुकसान क्या है? अब मैं सपोज करो आप यूपी में रह रहे हो, आपका घूमने का मन हुआ, चलो मणिपुर घूम के आते हैं, राइट, गारो खासी जयंती या पहाड़ियों में घूम के आते हैं, राइट। अब आपका मन हुआ, आपको लगा यार आईएलपी वाईएलपी झंझट कौन करे, इसे चलो चलो उत्तराखंड घूम के चले आएंगे, तो आपको जाना कहाँ था, मणिपुर के घूमने के लिए, और आप जहाँ चले गए उत्तराखंड। तो इससे पर्यटन सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है, चाहे बाहर के लोग आ रहे हो चाहे इंडिया के लोग आ रहे हो, ठीक है, पर्यटन प्रभावित होता है। इसके दो कारण है, देखो आईएलपी लागू करने के, एक तो ये बाहर के लोगों को रोकना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ये आईएलपी उन क्षेत्रों में भी लागू कहा है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब खतरा होता है, जान का खतरा हो जाता है, तो वहाँ पे भी आईएलपी लागू कर दिया जाता है कि यहाँ पे बाहर के लोग ना आए, लेकिन लोकल लोग उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी बोडोलैंड वगैरह एरिया में बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करता था, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये लोग केयरिंग भी करते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि आप जिस देश में रह रहे हो उसी में आपके साथ दो जगह दो तरीके से चीजें हो रही हैं, राइट। कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप अगर नॉन हिमाचली हो आप तो जमीन नहीं खरीद सकते वहाँ पे, आपको बस वहाँ की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जमीन खरीदो किसके नाम पे, लड़की के नाम पे, आपके नाम पे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो आपको लगेगा हिमाचल में ऐसा क्यों रूल होना चाहिए, बट वहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से देखोगे तो वो सही है। क्यों? शिमला, शिमला आपने, काफी लोगों ने सुना होगा, बहुत खूबसूरत सा प्लेस है, करीब मैं वहाँ पे लगभग 2 ढाई साल रहा हूँ दोस्तों शिमला में। हुआ क्या है वहाँ पे, जो दिल्ली के पंजाबी लोग थे, मतलब जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे, वो उन्होंने वहाँ पे जमीन खरीदी, मतलब 10 साल 12 साल पहले ये कानून ला दिया गया कि बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। उससे पहले क्या होता था कि उससे पहले क्या होता था कि दिल्ली के जो पैसे वाले लोग थे वो जाके शिमला में जमीन खरीदते, मकान बनाते और छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में छुट्टियां मनाने वहां जाया करते थे। अब इससे क्या हो रहा था कि जो हिमाचल गवर्नमेंट था उसको टूरिज्म का एक तो लॉस हो रहा था। टूरिज्म का लॉस कैसे हो जा रहा था, आपने जमीन खरीदी, मकान बनाया, उस मकान में रह नहीं रहे हो तो बिजली नहीं, बिजली का पैसा नहीं, मतलब बिजली यूज ही नहीं कर रहे हो तो बिजली का पैसा नहीं मिल रहा है हिमाचल गवर्नमेंट को। पानी यूज नहीं कर रहे हो, राइट, तो चलो पानी का तो बिल वैसे भी नॉर्मली आता है, लेकिन मीटर लगा है तो आप यूज नहीं करोगे तो
बिजली का बिल, आप पानी का बिल भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वहाँ रहते तो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, एक तरह से कर सकते हो कि आप खाते पीते सब्जियां खरीदते, बहुत सारी चीज़ें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फास्ट होती है। लेकिन आपने वहाँ पे घर बना के छोड़ दिया, आप साल में 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए आ रहे हो, फिर घर खोल रहे हो, साफ सफाई करके रह रहे हो, फिर उसका फिर बंद करके चले जा रहे हो, या किसी को दे दिया पड़ोस वाले को, टेक केयर करते रहना मेरे घर की, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हिमाचल गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन कर दिया कि बाहर का कोई भी पर्सन यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, अनलेस आप 7 साल तक रहिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो बड़े मुश्किल से मिलता है वहाँ पे परमिशन आपको जमीन खरीदने का। फिर फ्लैट वगैरह खरीद सकते हो, बट बाकी चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आईएलपी के बारे में हमने समझा, ठीक है। तो याद रखिएगा आईएलपी और पीएपी, तो ये थोड़ा सा याद रखें, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 3 वर्ष के लिए विधि आयोग का गठन किया गया, 22वां विधि आयोग था। विधि आयोग का काम क्या होता है, लॉ कमीशन का काम क्या होता है, जैसे ये देखते हैं कि कौन से कानून है जो आज के टाइम में इरेलीवेंट हो गया, मतलब उसका कोई उपयोगी नहीं, जैसे सती प्रथा, मान लेते सती प्रथा में कोई कानून बन गया, अब आज के टाइम में सती प्रथा है नहीं है ना, तो उसका कोई यूज है नहीं, तो इस कानून को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। कोई कानून लगता है कि ऐड होना चाहिए, जैसे साइबर क्राइम आज के टाइम पे हो रहा था, आपको लगेगा साइबर क्राइम के लिए कोई चीजें ऐड होनी चाहिए, तो ये क्या आयोग क्या करेगा, सिफारिश करेगा, भैया ये वाले कानून लगाओ, अब जरूरत हो गई इस चीज की, ये वाले खराब हो गए, बकवास है, इसको निकाल दो। तो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका विधि आयोग का काम है, तो मैंने इन शॉर्ट पूरा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अच्छा, ये चालू कब हुआ है, थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं इसकी। देखो 1833 का चार्टर आया, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1833 का चार्टर, ठीक है। इस चार्टर से ही इन्होंने 1834 में प्रथम विधि आयोग बनाया था, लॉर्ड मैकाले के टाइम पे, ठीक है। जब भारत आयोग हुआ तो प्रथम विधि आयोग बना था 1955 में, जिसके अध्यक्ष थे कौन, शीतलवाड़, ठीक है। अच्छा, विधि आयोग के बारे में थोड़ा सा समझना याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो गैर संवैधानिक निकाय है, पहली बात, ठीक है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। उसके बाद 3 वर्ष के लिए इसको गठित किया जाता है, ठीक है, विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे आप। दूसरा, इसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो इसका जो एक सदस्य होता है, मेन पूर्णकालिक जो सदस्य होता है, वो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है, या तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जस्ट चीफ जस्टिस रहा हो, ठीक है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है इसका। उसके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्य और भी होते हैं। फिर लीगल अफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में सदस्य होता है उनके, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सदस्य होते हैं, और 5 और भी मतलब थोड़े समय के लिए अंशकालीन सदस्य होते हैं। तो ये बेसिकली याद रखिए, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कारण काम क्या होता है मैंने बता दिया, कि जो चीज़ ज़रूरत की है उसको रखना, जो नहीं है उसको बाहर करना, जो लगता है कि ये चीज़ें आनी चाहिए तो उसको बताना कि ये चीज़ें आना चाहिए, ठीक। अब बात करेंगे परिसीमन आयोग, ठीक है, डी लिमिटेशन कमीशन। अब ये क्या है, देखो थोड़ा समझते हैं परिसीमन का मतलब क्या होता है। परिसीमन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो परिसीमन आयोग बनता है, बेसिकली वो देखता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन का बातें की गई, फिर उसके बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड के लिए परिसीमन की बातें चल रही थी, राइट। तो परिसीमन होता क्या है, परिसीमन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं बेसिकली कि एरिया, परिसीमन का मतलब क्या होता है, परिसीमन मतलब एक सीमा के अंतर्गत हम क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितना एरिया बढ़ा, ये सारी चीजें देखी जाती है परिसीमन के अंतर्गत। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जम्मू कश्मीर को हमने क्या किया, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है, तो हमने उसका परिसीमन कराया। परिसीमन में क्या करते हैं, हम जनसंख्या देखते हैं, जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कैसे देखते हैं, 2001 की जनगणना हुई, फिर 2011 की हुई, अभी 2021 होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाया, तो 2022 के आसपास हो, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जनगणना के आधार पर, परिसीमन हमेशा जनगणना और एरिया के आधार पर किया जाता है, मेनली आपको जो लिया जाता है वो जनसंख्या ली जाती है, ठीक है, कि 10 लाख पे, आपने देखा होगा 10 लाख पे एक लोकसभा की सीटें होती है, तो आपने देखा होगा कि यार इतने समय, लंबे समय से यार, मतलब 545 या 552 एग्जैक्टली कर लो, कि यार इससे सीटें तो ज्यादा हो ही नहीं रही है, जनसंख्या हमारी बढ़ी जा रही है। तो बेसिकली परिसीमन को टाल दिया गया 2026 के लिए, इसमें आगे आएगा तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड 2001 के आधार पर उनको 2008 में परिसीमन किया गया था, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा कारणों से उन्होंने बहुत ज़्यादा उपद्रव किया था, तो कैंसिल कर दिया गया था। फिर फाइनली इसको कहा गया कि नहीं ठीक है, अभी चीज़ें कंट्रोल में है, पहले उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उग्रवादी हुआ करते थे, कंट्रोल करना नॉर्थ ईस्ट को बहुत मुश्किल था, अभी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अभी कहा गया कि इसको हम, इनको भी परिसीमित करके हम क्या करेंगे, लागू करेंगे, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार।
और जम्मू कश्मीर को 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन का मतलब इतनी जनसंख्या है, कितनी लोकसभा मतलब राज्यसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए, सॉरी लोकसभा राज्यसभा तो नहीं होगा, स्टेट वाली जो विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभा में इस एरिया में कितनी सीटें होनी चाहिए, इस एरिया में कितनी सीटें होनी चाहिए, इस एरिया में कितनी सीटें होनी चाहिए, बेसिकली वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए परिसीमन की बात करें तो 3 सदस्य होते हैं इसके। एक तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है जो रिटायर हो जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के चीफ पर्सन जो होते हैं वो एक नियुक्त करते हैं, प्लस एक और होते हैं राज्य का एक राज्य के जो इलेक्शन कमीशन होता है वो उसके एक मेंबर होते हैं। 3 मेंबर से स्पेशली इसका परिसीमन करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट हमने चीजें पढ़ ली। अब देखो 84वां संविधान संशोधन संशोधन किया गया था जिसमें ये कहा गया था 2002 में कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा का परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। क्यों लगाया गया था रोक? बेसिकली इनका ये था कि देखो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बार बार परिसीमन करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2026 के बाद, ठीक है जी, तो 2026 के बाद क्या करेंगे, उस समय तक हमारी जनसंख्या क्या ना स्टेबल होने लगेगी। देखो पहले क्या होता था, 1% के 4-4, 5-5 लड़के होते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या करने लगे हैं, 1 या 2। हम तो हमारे 2 कहते थे पहले ना, लेकिन अब क्या हो गया, हम तो हमारे एक ही वाला नारा हो गया है, तो अब 2 की बजाय लोग एक ही फोकस कर रहे हैं, मतलब एक ही बच्चा रहे, राइट। इसमें महंगाई भी इतनी है, पालना पोसना भी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है ना, ठीक है। प्लस अब लोग समझदार है यार, ज्यादा बच्चे नहीं, 1-2 बच्चे रहे बहुत काफी है, ठीक। तो ये हो गया परिसीमन। तो परिसीमन का मतलब समझे आप। उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट। बेसिकली क्या है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन, बेसिकली कौन सा राज्य कैसा कर रहा है। तो बेसिकली ये है कि आप ई गवर्नेंस का मतलब कि जैसे गवर्नेंस का मतलब समझिए, गवर्नेंस का मतलब शासन कैसे कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं आपको। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है यूपी में, तो आप पहले क्या होता था, आपको जाना पड़ता था, फिर लर्निंग बनती थी, फिर उसके बाद फिर जाके फिर आपको जाना पड़ता था, फिर उसके बाद बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था। अभी क्या है कि सारी चीज़ें आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, फिर चले जाइए वहाँ पे, ठीक है। आप अपना बायोमेट्रिक वगैरह करा के आइए, फिर ऑनलाइन फिर भरिए, फिर आप चले जाइए, टेस्टिंग दीजिए और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो थोड़ा प्रोसेस को सिंपल किया गया, ठीक है। तो बेसिकली इसी पे है कि इसमें बांटा गया है, एक तो 7 यूटीज हैं आपके, पर्वतीय राज्य 11 है। पर्वतीय राज्य 11 क्या है, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हो जाते हैं, एक सिक्किम 8 हो जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो 8 और 3 11 हो जाते हैं, प्लस 18 राज्य वैसे हो जाते हैं। तो इनके बेसिकली अलग अलग मापदंडों पे बेसिकली किया जाता है। मापदंड क्या होते हैं कि आपने कितनी लोगों को एक्सेसिबिलिटी दी है, कितनी आसानी से चीजें कंटेंट उपलब्ध है उनको, ठीक है। उनको उपयोग करने में कितनी सुगमता हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वेबसाइट हैंग हो जा रही है। बहुत बार आपने देखा गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड अपलोड क्या है, ठीक है। आपका रिक्वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, अगर मैंने कोई कंप्लेंट कर दी तो कितने दिन बाद आपको उसको बेसिकली आपको उसका रिप्लाई मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें अगर यूटीज में बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पे रहा, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन, दीव ये सब थोड़ा अच्छे परफॉर्मेंस में रहा है। और राज्यों में बात करें तो इसमें जो थे दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। आपने देखा होगा राजस्थान में ज़्यादातर टॉप आईएएस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे इसलिए अच्छे हैं, उनके काम भी अच्छे होते हैं। अच्छा, इससे हमें लाभ क्या होगा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। टोटल कितने हैं, 17। आपको ये याद होने चाहिए बाई हार्ट। आप गूगल पे टाइप करिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, आप टोटल याद रखिए, आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा रिलेवेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये आपका पॉलिटी फरवरी का खत्म हो रहा है, ठीक है। कल हम करेंगे मार्च का, तो अब डेली क्या करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच।